नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। अम्मू आज आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कहानी लाई है जो कि आज के समय के लिए बहुत ही जरूरी है। एक बड़ी अच्छी सीख देती है ये कहानी। कहानी का नाम मूर्तियों का देश। सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई ये कहानी हमको एक बड़ी भारी सीख देकर जाती है। तो आइए सुनते हैं क्या सीख देती है ये मूर्तियों का देश। एक दिन सुबह सुबह हर रोज की तरह सारे बच्चे आजी को घेर कर बैठ गए। आजी आजी कहानी सुनाना है। आजी तो हमेशा कहानी सुनाती थी, लेकिन आजी के पास आज एक और अपरिचित व्यक्ति को बैठे पाया। उनकी दाढ़ी लंबी सी थी और बुजुर्ग से थे। सब बच्चे उनकी तरफ देखने लगे और उनकी आंखों में प्रश्न को देखकर आजी हंस पड़ी और बोली, बच्चों मिलो, ये हैं रहमत, आपके लिए रहमत चाचा। बहुत सालों पहले आजा जब स्कूल में पढ़ाया करते थे तब आजा के ये शिष्य हुआ करते थे। अब ये यहाँ से थोड़ी दूर पर रहते हैं और इनके घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है जिसमें ढेर सारी किताबें हैं। छोटा सा एक मिनी छोटा सा चिड़ियाघर भी है जिसमें भेड़, बकरी, गाय, मोर, कबूतर और तोते, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। ये चाहते हैं आप लोगों को अपने घर आज एक रात के लिए ले जाएं। आजा बोले और ये बहुत ही रोचक कहानियां भी सुनाते हैं। रहमत हंस पड़े और बोले, क्या कहते हैं मास्टर जी, आप ही ने तो हम लोगों को न जाने कितनी कहानियां सुनाई थी और मेरे जब खुद के नाती पोते हुए तब मैंने भी कहानियां सुनाना शुरू किया। तो बच्चों क्या ख्याल है, हमारे साथ चलेंगे? सब सोचने लगे। अचानक रघु बोल उठा, हम अपने दोस्तों को लेके जा सकते हैं क्या? हाँ, विष्णु काका के पोते, हाँ जरूर लेके चल सकते हैं। जितने ज्यादा होंगे उतना मजा आएगा। रघु दौड़कर शरण के घर गया और उसको ये खास खबर सुनाई। जल्दी जल्दी सबने एक रात का सामान बैग में डाला, अपने अपने झोले में डाला और रहमत चाचा जो जीप लेकर आए थे उसमें सातों के सातों ने जल्दी कूद के अपनी अपनी जगह ले ली। अब रहमत चाचा ने जीप स्टार्ट की। उनका घर यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था और एक जंगल से होता हुआ वो रास्ता जाता था। जंगल बड़ा ही घना था, सड़क पतली और बड़े बड़े घने घने वृक्ष दोनों तरफ प्रहरी की तरह खड़े थे। बच्चों को तो थोड़ा डरावना भी लगा। सुमा इधर उधर देखकर बोली, कोई इन बड़े बड़े पेड़ों को काट क्यों नहीं देता? सड़क थोड़ी चौड़ी हो जाए। रहमत चाचा ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, ना ना ना, गांव वाले पेड़ काटने कभी नहीं राजी होंगे। उनके लिए पेड़ उनके सबसे बड़े मित्र हैं और पेड़ों को बिना बहुत जरूरत के काटना भी नहीं चाहिए। एक मूर्तियों के देश की कहानी आप लोग सुनना चाहोगे? जरूर रहमत चाचा। और रहमत चाचा ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक बहुत सुंदर हरा भरा द्वीप था। वहां पर बड़े घने घने जंगल थे, ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, झरने, झरनों में बहता हुआ नीला स्वच्छ पानी और पहाड़ जिसमें कि बड़ा एक खास किस्म का सफेद पत्थर हुआ करता था। वह सफेद पत्थर इतना आकर्षक था कि लोग उससे बड़े ही आसानी से सुंदर शिल्पकारी कर सकते थे।
इस द्वीप को बड़े सालों से एक दयालु राजा उस पे राज करता था। अब वो राजा बूढ़े हो चले थे। राजा अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते और सबसे ज्यादा अपने इस द्वीप की प्राकृतिक सौंदर्य से उनको प्रेम था। उनका एक खास मित्र था शिल्पकार अमर। अमर भी अपने द्वीप को और द्वीप में चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण को बहुत प्यार करता था। उसका एक छोटा सा स्कूल भी था जहां पर दूर दूर से लोग शिल्पकारी सीखने आते थे, पत्थरों से काट कर मूर्तियां बनाना सीखने आते थे। लेकिन अमर की एक शर्त थी, जिसको जो बनाना है अपने अपने पत्थर वो खुद घर से लेकर आएगा। मूर्ति खत्म होते समय आखिरी पत्थर का टुकड़ा उस द्वीप का उसको प्रयोग करने के लिए मिलेगा। शर्त बड़ी अजीब थी और लोगों को थोड़ी सी मुश्किल भी होती थी। कहां कहां से लाद कर इतना भारी पत्थर लाना, फिर समुद्र पार करके लाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अमर की तो शर्त पक्की थी, वो उस शर्त से हिलने को तैयार नहीं थे। इतने अच्छे वो शिल्पकार थे कि उनसे सीखने के लिए लोग इतने दूर दूर से पत्थर ढोकर भी आने को तैयार हो जाते। एक दिन राजा ने अमर से उनकी शर्त का कारण पूछा तो अमर ने कहा, महाराज, ये जो सफेद पत्थर है जो हमारे पहाड़ों की देन है, सच में बहुत ही बहुमूल्य और नायाब है। इसीलिए इसको हमें बचाकर रखना चाहिए। अगर हम सबको इसे बिना रोक टोक के प्रयोग करने देंगे तो बहुत जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को ये कभी देखने को भी नहीं मिलेगा। ये क्या सही होगा जनाब? हमारे द्वीप में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पत्थर हैं, ये हमारे द्वीप की देन है। इनको हमें सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए महाराज, नहीं तो बहुत ही कम समय में ये द्वीप वीरान बन जाएगा। इसीलिए मैंने अपने सब शिष्यों को अपने अपने प्रयोग लायक पत्थर लाने के लिए शर्त रखी। राजा ने ये उत्तर सुना और बड़े ही खुश हो गए। बोले, मान गए अमर, तुम्हारी बुद्धि का मैं पूरी तरह इससे सहमत हूं कि प्रकृति की देन को संभालना हमारी ही जिम्मेदारी है। अब अमर का स्कूल तो चलता रहा, लेकिन समय के साथ राजा बूढ़े हो गए और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके जो बेटे थे, पुत्र राजगद्दी पर बैठे। पुत्र का नाम राजदीप था और राजगद्दी पर बैठते ही अपनी शक्ति दिखाने के लिए वो सब कुछ नया करना चाहते थे। अपने पिता के द्वारा चलाए गए सभी तरीकों को पूरी तरह से बदल देना चाहते थे। वो चाहते थे कि सब लोग राजदीप को उनके नाम से जाने, न कि उनके पिताजी के नाम से। एक दिन जब वो अमर के स्कूल गए, वहां पर जाकर कुछ लोगों ने उनको शिकायत की कि महाराज, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं दूर दूर से, उनको पत्थर ढो के लाना पड़ता है, बड़ी ही मुश्किल होती है। ये अमर जी ने तो ऐसा ही नियम बना के रखा है। राजदीप ने सुना और तुरंत ही उस नियम को बदल दिया। अब उस नियम को बदलने के बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा, नियम बदलने से और भी अधिक शिष्य आएंगे, हमारे राज्य को, हमारे द्वीप को और पैसा मिलेगा, नाम होगा और दूर दूर तक मेरे द्वीप का नाम फैलेगा। अब शिष्य तो आने लगे। सच में दूर दूर से और ज्यादा दूर से अधिक संख्या में शिष्यों का तांता लग गया। और भी क्योंकि उनको अब भारी भारी पत्थर उठा के लाना नहीं पड़ता था। वे यहाँ आते, यहाँ के सुंदर सुंदर पत्थरों को वो तोड़ते और उनसे बहुत बहुत विशाल मूर्तियों की रचना करते।
इतनी विशाल मूर्तियां कि उनको फिर वो समुद्र से ढोकर वापस भी नहीं ले जा पाते, नाव में जहाज में रखने लायक भार भी नहीं था। तो उतनी विशाल मूर्तियों को, भारी मूर्तियों को वहीं पर उन्हें छोड़कर जाना पड़ता। धीरे धीरे वृक्षों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि वृक्ष काटे जाने लगे। वृक्ष काटने पर लकड़ी कम हो गई, जिससे कि जो मछुआरे थे वो अपनी नाव नहीं बना पाते थे, दूर जाकर वो मछली नहीं पकड़ सकते थे। द्वीप के बिल्कुल आसपास मछली पकड़ने में आपस में लड़ाई होने लग गई। नए घर उतने मजबूत नहीं बनते, क्योंकि पत्थर और लकड़ी दोनों की कमी होने लगी। जितने किसान थे वो अपना हल तक न बना पाते थे, और इससे खेती में बड़ी कमी होने लग गई। धीरे धीरे इतनी ज्यादा प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी कि पेड़ पौधे भी मरने लगे, बीमारियां होने लगी। जितने सुंदर नीले घंटी की तरह आवाज से बहने वाले पानी वाले झरने थे, सूखने लगे, और पूरा मौसम वहां का शांत शीतल से बदलकर गर्म और सूखा हो गया। बारिश भी कम हो गई, वर्षा जितनी पहले होती थी बिल्कुल कम हो गई, अकाल पड़ने लग गया। लोग उस सुंदर सुंदर द्वीप को छोड़ छोड़कर दूर चले जाने लगे, और जितने भी मूर्तियां वहां पर बनी थी वहीं पर धरी की धरी रह गई। राजदीप राजा की इच्छा कि पूरे शहर में सुंदर मूर्तियां हो, पूरी हुई। शहर अब मात्र मूर्तियों का देश बनकर रह गया। वहां पर न वन बचे, न कोई नदी बची, न पहाड़ बचे, केवल वीरान धरती। लोग भी सब वहां से नदारद, न घर, न स्कूल, न महल। समय के साथ साथ सब उस महाद्वीप को भूल गए, और वहां पर उस द्वीप की जगह पर वह केवल एक मूर्तियों के देश के नाम से मात्र रह गया। बिना सोचे समझे प्रकृति का नुकसान करने से यही दुष्परिणाम होता है बच्चों। इसीलिए हमको हमारी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, और बहुत ही सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। किसी भी कीमत में उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अमू का इंतजार करिए फिर से जब वो एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अच्छे बने रहिए और प्रकृति से खूब प्रेम करिए।